नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर देशभर आपल्याला एक प्रकारे आक्रोश पाहायला मिळाला आणि यानंतर दिल्लीमध्ये अभिजित दिपके त्यांचे सहकारी आणि सोनम वांगचुक यांनी एक आंदोलन केलं, उपोषण केलं आणि या उपोषणानंतर सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू असताना आणि त्यानंतर एक वेळ अशी आली की सोनम वांगचुक यांना उपचारासाठी नेल्यानंतर काहीशी अस्वस्थ करणारी स्थिती निर्माण झाली आणि त्या ठिकाणी लाठीचार्ज पोलिसांना करावा लागला. मात्र त्या अगोदर दगडफेक झाली. अनेक मोठ्या प्रमाणावरती सोशल मीडियावरती देखील याबाबतचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि एक प्रकारे खूप अराजकतेसारखी एक परिस्थिती निर्माण झाली. आता हे उपोषण संपलेलं आहे, आंदोलन संपलेलं आहे आणि आंदोलकांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत. मात्र या आंदोलनामध्ये अनेक समाजकंटक घुसल्याचं समोर आलेलं आहे. पोलिसांनी जी माहिती समोर मीडियाला दिलेली आहे तर त्यानुसार अनेक गुंड प्रवृत्तीचे लोक किंवा अपराधी असणारे लोक त्या आंदोलनामध्ये शिरकाव करताना पाहायला मिळाले आणि त्यांनी हे सगळं वातावरण बिघडवलं असेल अशा पद्धतीची शक्यता प्राथमिकदृष्ट्या दिसते. आता ही जी काय घटना घडली तर त्या घटनेचं वेगवेगळ्या अँगलने तपास यंत्रणा तपास करत आहेत. यापैकीच एक फॉरेन्सिक विभाग हा देखील एक महत्त्वाचा विभाग आहे आणि या विभागाच्या माध्यमातून देखील या सगळ्या घटनेचं, घडामोडींचं आणि जे काय तिथं गुन्हे झाले तर त्याबाबतचं तपास सुरू आहे. तर फॉरेन्सिक विभाग कशा पद्धतीनं अशा घटना ज्या वेळेला घडतात त्यावेळेला तपास करतो हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत फणींदर BN सर आहेत जे स्वतः फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आहेत, त्यांची लॅब देखील आहे. सर आप अपना परिचय दीजिए शुरुआत में. मेरा नाम फणींदर है. मैं क्लू फॉर एविडेंस फॉरेंसिक लैब का डायरेक्टर हूँ. लगभग 18 ईयर्स से मैं फॉरेंसिक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन के काम कर रहा हूँ. बहुत सारे केसेस में हम प्रोसिक्यूशन विटनेस हुए हैं, अलग अलग केसेस में हम डिफेंस विटनेस भी हुए हैं. दैट इज माय इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन. जी, मैं शुरुआत में ही आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो उससे पूरा देश चिंतित भी है और जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं घटी है वो एक हैरान करने वाली ऐसी परिस्थिति का हम सब देख रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसा कोई दंगा होता है या फिर ऐसी जो सिचुएशन आती है जहाँ पर ऐसा बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ क्राइम घटता है तो इसमें अलग अलग एजेंसियां अपना अपने तरीके से काम करते हैं. इसमें फॉरेंसिक विभाग जो सेक्शन है तो वो किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, फोरेंसिक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो स्पेसिफिक स्टेज में स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है. ऐसा वाले केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उसको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेस्पेक्टिव फोरेंसिक डिपार्टमेंट को वो एंगेज करेंगे. फोरेंसिक लैब माने, फोरेंसिक लैब इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म. फोरेंसिक लैब में फिजिक्स डिवीजन होता है, केमिस्ट्री डिवीजन होता है, बायोलॉजी डिवीजन होता है, डॉक्यूमेंट डिवीजन होता है, साइबर डिवीजन होता है. तो बहुत अलग अलग एविडेंस को एग्जामिनेशन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. लेकिन ऐसा वाला केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में 10-15 लोग हैं, ओके, ये बंदा यही है कि नहीं, अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक चीज है. अभी सीसीटीवी लगाए हुए हैं, कैमरास में कैप्चर हो चुके हैं, कोई भी देख के बता सकते हैं कि हाँ ये तो वही है. लेकिन अगर कोई बंदा मुंह छुपा के कोई काम कर रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जी, ओके. ऐसे वाले केसेस में गेट पैटर्न एनालिसिस करके फोरेंसिक में हम रिपोर्ट देते हैं. मतलब वो जैसा वो वॉक करेगा, जैसे रन कर रहा है, वो पत्थर कुछ फेंकना है तो कौन सा एंगल में से वो फेंक रहा है, वो एंगल सबका एक ही नहीं होता है. ओके, उसका हाइट क्या होता है, वो सब जो है वो हम बोलेंगे गेट पैटर्न एनालिसिस. सो इसमें से भी कोई इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा. ऐसे वाला केसेस में जो चैलेंज होता है वो मुंह जो बंद कर चुका है उसको पता करने के लिए गेट पैटर्न जो बनता है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स करते हैं. अच्छा. एंड अगर वो डिस्प्यूट करेगा कि मैं था ही नहीं, उसको प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीका है. मतलब पुलिस टावर डंप ले सकते हैं. अगर तुम इस समय पर इस जगह में था कि नहीं, वो चेक करने के लिए तुम्हारा मोबाइल नंबर तो ये टावर में दिख रहा है. ओके, टावर डजंट इंडिकेट योर लोकेशन, वो सिर्फ विसिनिटी वो दिखा सकता है बस. आप कहाँ हो? तो हाँ, तुम्हारा मोबाइल के लिए ये टावर से
नेटवर्क आ रहा है, मान लो ये टावर का रेंज जो होता है वो 500 मीटर का हो सकता है, इन कौन से भी डायरेक्शन में तुम 500 मीटर में है, वो टावर डंप प्रूव करता है। तीसरी बात, अगर टावर डंप मिल गया, अगर एक एक्यूज का मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिल गया, उसमें से हम डेटा निकाल सकते हैं कि वो टाइमलाइन क्या है। गूगल टाइमलाइन जो होता है ना, हर टाइम पर मोबाइल हमारा लोकेशन ट्रैक करता रहता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन वो भी ट्रैक करता है। हम ये सब मिला के प्रूव कर सकते हैं कि ये बंदा जो था वो इधर ही था। जो बंदे को हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो यही है करके अलग अलग तरीके से, अलग अलग फोरेंसिक अप्रोचेस से हम एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैमर वगैरह वहां पर लगा रहता है तो कर सकते हैं। जैमर इज नॉट गिविंग यू द मोबाइल सिग्नल जी, लेकिन एक भी अगर उस मोबाइल फोन से आप कोई फोटो खींच लो, अच्छा, वो फोटो का जियो टैगिंग आ सकता है। ओके, जियो टैगिंग जो है वो सैटेलाइट बेस्ड है, अच्छा, ठीक है। सो यू डोंट रिक्वायर मोबाइल सिग्नल। तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बंदा उतना स्मार्ट सोच रहा है, उससे भी ज्यादा स्मार्टनेस इन्वेस्टिगेशन करने वालों के पास होता है। अच्छा, ऐसा केसेस में वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर लेते हैं पुलिस लोग, वो अभी कर रहे हैं। आपने स्टोन पेल्टिंग की बात किया, पत्थरबाजी की। अभी हाल ही में अभी ऐसी चर्चा है, कई सारे रील्स भी वायरल हो रहे हैं और ऐसे दावा किया जा रहा है, कुछ नेतागणों ने भी ऐसी बात किया कि जिन्होंने भी पत्थर फेंके हैं तो वो पत्थर हम कलेक्ट करेंगे और वो पत्थर पर जो फिंगरप्रिंट है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा सकती है। इज इट पॉसिबल? आई डोंट से इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन इट इज लिमिटेडली पॉसिबल। लिमिटेडली पॉसिबल है। व्हाई आई टेल यू इज दैट, जो द प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट जो है वो बोलेगा फिंगरप्रिंट्स, फिंगर्स में स्वेट होता है जी, ऑयल सब्सटेंस स्वेट जी, जी, दैट स्वेट व्हेन यू टच अ सरफेस, अगर वो सरफेस इवन है तो भी वो फिंगरप्रिंट मतलब प्लेन है तो, हाँ प्लेन, अच्छा, हाँ, प्लेन है, कोई टेक्सचर नहीं है उसका, जैसे कि हमारा मोबाइल स्क्रीन हो, जी, ओके, हाँ, प्लेन सरफेस, जी, उसमें जो फिंगरप्रिंट है आप देख सकते हो आराम से। हाँ, सो दैट इज वन काइंड ऑफ थिंग। बॉटल, हाँ, उस पर मिल सकता है। जी, दूसरा तरीका यह है, कोई भी सब्सटेंस आपका फिंगरप्रिंट को ऑब्जॉर्ब कर चुका होगा, जैसे कि पेपर, जी, पेपर में भी फिंगरप्रिंट्स होता है, डंडा, पेपर एब्जॉर्ब कर जो जी, कर लेगा, हाँ, डंडा जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होता है, अच्छा, ठीक है। जो भी सरफेस इवन होता है उस पर हम फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन पत्थर पर या फिर जो मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन पत्थर हो तो क्या वहां पर हो सकता है फिंगरप्रिंट? प्लेन पत्थर का मतलब मार्बल हो सकता है, हाँ, कोई मार्बल यूज करके शायद ये धंधे में यूज नहीं किए, अच्छा, लेकिन लोग वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आता है ना, मिला, हाँ, वो लेके आएंगे, अच्छा, वो फेंक दिए होंगे। लेकिन टेक्सचर ऑफ जो पत्थर होता है ना वो अनइवन होता है। कोई भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इस पर कुछ फिंगरप्रिंट तो है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट रीडेबल नहीं होता है। रीडेबल मतलब जो लाइंस होता है हमारा फिंगर में, अगर वो ना दिखे तो इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं बता सकते हैं कि ये किसका फिंगरप्रिंट है। किसी का फिंगरप्रिंट तो है उसमें, बिकॉज स्वेट जो है ना उसका एक प्रिंट होता है। लेकिन अगर चाहे तो वो सब निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिंगरप्रिंट तो है, लेकिन किसका है पता करने के लिए लगभग 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको दिखाना पड़ता है। ओके, हम देखते हैं ना, यू नो, देखते हैं कोई चक्र है मेरा उंगली में, ओके, कोई बोलेगा मेरा शंख में शंख है मेरा, ऐसे वो, या फिर लाइन रहते हैं, कुछ भी, कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी देख के भी बता सकते हैं। टेक्निकली क्या होता है, ऐसा 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको कॉमन है करके दिखा दिए, तब कोर्ट मानेगा कि ये की बंदे का फिंगरप्रिंट है। अगर 8 कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिला तो लीगल स्टैंडर्ड से कुछ कमी है। ओके, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि इसी का फिंगरप्रिंट है, बिकॉज 8 चीज उसमें नहीं निकला है। लेकिन जो आपने बाकी चीजें बताई, मतलब अगर आपको छानबीन ही करनी है, मतलब जड़ तक ही जाना है, तो इन सब बातों को कितनी सीरियसली तहकीकात की जाती है? ना, फिर से पूछिए। मतलब आपको अगर किसी चीज के जड़ में ही जाना है, हाँ, और कोई एविडेंसेस नहीं है, तो इन सब चीजों को, मान लीजिए बोतल है, पत्थर है, या फिर और कुछ, तो इन सब चीजों को कितने सीरियसली फिर इसके ऊपर काम किया जाता है? See, it is left to the discretion and the investigation depth
which the investigation officer will choose. ओके 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 अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहे तो पूरा 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 सोर्स तक भी जा सकता है। ऐसा कई केसेस भी हो सकता है कि वो पूरा डीप जाना, वो दे डोंट लाइक इट, और प्रशासन उसको उतना डीप जाने के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। ओके सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस देयर आर मेनी केसेस ओके जो रूट पर जाके वो पकड़े हैं, उसको फ्री हैंड दे दीजिए तो वो करेगा करेगा बिकॉज ओके उतना सारा एविडेंसेस तो है ऐसा ऐसा केसेस में ना, एविडेंसेस सही। बहुत सारा है। सही एंड टू प्रूव समथिंग इन सर्टेन केसेस, ये जो सीसीटीवी है, ये जो हम डिस्कस करें फिंगरप्रिंट का, वो भी जरूरत है नहीं। एक लड़के को उठा के लेके आए आपको, वो बोलेगा मेरे साथ ये भी था, आई विटनेस, वो तो गवाह बन गए हैं। बिल्कुल ओके ऐसे ही चीजेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि फोरेंसिक एविडेंस जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फोरेंसिक्स होता है। ओके इन्वेस्टिगेशन आप एंगल देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंगल तो बहुत वाइड होता है, फोरेंसिक इज वन पार्ट ऑफ इट। ओके बिना फोरेंसिक्स भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, ओके लेकिन आजकल जो भारतीय नागरिक संहिता और नागरिक BNS सुरक्षा जो सेक्शन अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है, उसके हिसाब से जो भी क्राइम को अगर आप 7 साल का सजा देते हैं, ऐसे केसेस में फोरेंसिक रिपोर्ट्स कंपलसरी है। ओके देखना है कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा जो धंधा हुआ है, डज इट क्वालिफाई फॉर अ 7 years एंड प्लस पनिशमेंट। ओके अगर वो है तो जरूर फोरेंसिक रिपोर्ट forensic ऐसे केसेस में आ जाएंगे होना ही पड़ेगा एज पर रिसेंटली अमेंडेड क्रिमिनल लॉस। जी। हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास उसका एविडेंस आ गए, जैसे कि फिंगरप्रिंट आ गए, हाँ, तो आगे कैसे जाएंगे फिर? सो फिंगरप्रिंट मिलना पहले स्टेप है। जी ओके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सैंपल पर, मतलब बॉटल या लकड़ी, जिस पर आपको अगर फिंगरप्रिंट मिला, दैट सॉल्व्स योर 50%। ओके क्योंकि एक कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति जो है उसका फिंगरप्रिंट आपको मिल गया, लेकिन आप किस पर शक कर रहे हैं आप, दैट बिकम्स अ रेस्ट 50%। ओके पुलिस विल गैदर के 10-20 लोगों को लेके आ सही है। जाएंगे, एक झंडा कई लोगों ने शायद ओके लेके आएंगे, हाँ ओके बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जी सीसीटीवी हो सकता है, विटनेसेस हो सकते हाँ हैं, जी किसी का मोबाइल फोन पर कुछ और चीज भी कैप्चर हो चुका होगा। उन सारा चीज को मिला के पुलिस विल गेट 20-30 सस्पेक्ट्स। तब हम क्या करेंगे, उसका फिंगरप्रिंट ऑल 10 डिजिट्स, अगर लकड़ी के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट मिला, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो राइट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का है। ओके ठीक है, हाँ। पूरा 10 फिंगरप्रिंट हमको लेना पड़ेगा, ओके एक फिंगर को मैच उसके करना साथ पड़ेगा। मैच करना पड़ेगा। ओके अर्लियर कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में मैन्युअली करते थे लोग, आजकल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स आ चुके हैं, ये AFIS बोलते हैं हम उसको। जी आप ये फिंगरप्रिंट को स्कैन कीजिए और फोटोग्राफ ले लीजिए, इसका भी स्कैन करके फोटोग्राफ लेके आप कंप्यूटर को फीड कर दीजिए, हजारों डेटाबेस से वो मैच दिखा देगा, अच्छा ये किसके साथ मिल रहा है करके। अच्छा वो टेक्नोलॉजी हम हम मतलब फोरेंसिक प्रशासन में अभी यूज हो रहा है। लेकिन फिंगरप्रिंट से ढूंढा जा सकता है हाँ। किसी भी बंदे को? फोरेंसिक्स में ना हाँ ऐसा 3 एविडेंसेस है जिसको रख के आप कोई इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले चीज है डीएनए, कोई डीएनए सैंपल मिल गया आपको, ब्लड, सीमन, सलाइवा, उसको रख के आप ये किसका है करके आप जरूर अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो फिंगरप्रिंट्स, जी अनडिस्प्यूटेबल एविडेंसेस। तीसरा जो है हैंड राइटिंग, ओके ठीक है। हाँ दिस आर द 3 कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। ओके सालों से हम मान के आए हैं कि ये 3 जो एविडेंसेस कैटेगरी है वो जरूर कोई इंडिविजुअल होता है ना उसके पीछे, जरूर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। बाकी जो एविडेंसेस होता है ना, दैट आइडेंटिफाइज द मटेरियल, कौन सा फोन से वो ट्रांसमिट हुआ है, कौन से नेटवर्क से ट्रांसमिट हुआ है, कौन सा गाड़ी में किए हैं, वो सब मटेरियल को आइडेंटिफाई करेगा। जी जी लेकिन फिंगरप्रिंट इज अ वेरी अनडिस्प्यूटेबल एंड कंक्लूसिव जी एविडेंस होता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, हाँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि उस भीड़ में से एक स्पेसिफाइड चेहरा ढूंढने का जो काम है वो फॉरेंसिक जो सेक्शन डिपार्टमेंट है वो करता है। फोरेंसिक ऐसा स्टेज में आएगा तब हम उसको प्रूव करना चाहिए। ओके लेकिन अभी पुलिस ने जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो फोरेंसिक टीम को अभी फेशियल आइडेंटिफिकेशन के लिए वो इन्वॉल्व नहीं किए हैं। अच्छा दे आर यूजिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। ऑटोमेटिक फेस डिटेक्शन हो जाएगा, बिकॉज हजारों प्रोफाइल्स हो सकता है सोशल मीडिया में, जी इंटरनेट में। जी आपका फोटो सिंपल गूगल सर्च भी आप सही कर है, लिए, सही है। गूगल भी आपको दिखा देगा कि आपका फोटो कहाँ कहाँ से जी जी पब्लिश हुआ है। बिल्कुल। अगर इंटरनेट उतना फ्लेक्सिबल है, उतना ओपन है, police are using the same internet, same public profile to identify your facial profile. वो तुरंत तुरंत वो दिखा रहा है कि कौन कौन क्या क्या प्रोफाइल से वो आ रहे हैं करके। On this basis, if I'm not wrong, 2,800 prior criminals are identified जी जी in बिल्कुल। this Delhi मैं आगे riots. इसके बारे में पूछने ही वाला था हाँ। कि पुलिस ने जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया को दी है तो उसके हिसाब से कई सारे क्रिमिनल्स वहां पर आए थे। अभी उनका इंटेंशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कई ऑब्वियस है कि वो दंगा भड़काना के लिए आए होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे बात बताइए कि ये जो आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है तो ये इन सब में इन्वेस्टिगेशन में कितना इम्पोर्टेंट है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हाँ जी दैट इज द इन्वेस्टिगेटिव एस्पेक्ट, जी नॉट द फोरेंसिक एस्पेक्ट येट। हाँ फोरेंसिक तब बनेगा जब वो लोगों को लेके आ जाएंगे, आइडेंटिफाई कर करके उसको लेके आएंगे, एंड उसका जो फोटो होता है ना, उसको फोरेंसिक्स में बेच के जो कैमरा में जो दिखा और जो हम लेके आए ना, ये दोनों बंदा एक ही है कि नहीं, अगर उसको प्रूव करना है अच्छा तब फोरेंसिक टीम आएंगे, मतलब फोरेंसिक डेस्क को अच्छा ये दोनों इमेज वो भेज देंगे। अगर ये बंदा मान ही जाएगा हाँ मैं तो था उधर, आई एम सॉरी, कुछ भी, तब फोरेंसिक का जरूरत ही नहीं, अच्छा वो तो मान लिया। अच्छा कन्फेशन इज द बेस्ट एविडेंस माना जाता है। अगर आप एडमिट कर कबूल लोगे ही कर लिया। हाँ मैंने ये कर दिया, क्या करूं, सो फोरेंसिक का कुछ स्कोप ही नहीं होता है। सो हमको ये अभी देखना है कि जो लोग 2,800 पीपल को जो आइडेंटिफाई किए हैं वो कंटेस्ट करेंगे इस आइडेंटिफिकेशन को या मान जाएंगे। उसके हिसाब से पुलिस को प्रोसिक्यूशन को जो प्रूव करना है वो बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके क्या क्या चीज उसको प्रूव करना पड़ेगा, तब डिसाइड होता है। सर डिजिटल एविडेंसेस जो है वो और आपका जो डिपार्टमेंट काम करता है वो इकट्ठा होकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? सी व्हेन यू से डिपार्टमेंट, देखिए कोई भी चीज है वो आप सबका जो मेहनत है उससे ही जाके आगे प्रूव होगा कि ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं है। सही है। सही। तो ये इस नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंसेस जो है वो और आप जो काम करते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ता है काम? एविडेंस इज एविडेंस। जो भी एविडेंस पर काम करते हैं, जो भी एविडेंसेस को ऑथेंटिकेट करते हैं, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग डिवीजन से। जी ओके, फिंगरप्रिंट भी एक्सपर्ट होते हैं, ओके, एंड फेशियल आइडेंटिफिकेशन वो भी एक्सपर्ट होते हैं, डिजिटल वो भी एक्सपर्ट होते हैं। ओके, डॉक्टर्स जो होते हैं ना पोस्टमार्टम करते हैं वो भी एक्सपर्ट ही है, फोरेंसिक एक्सपर्ट ही होते हैं, लेकिन फोरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है वो। ओके, सो डिजिटल एविडेंस जो है दैट इज अनदर कोरैबोरेटिंग एविडेंस। मतलब डिजिटल एविडेंस इज ए मटेरियल एविडेंस, मतलब डिजिटल मटेरियल ऑब्जेक्ट पर है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कोई व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करें, ओके, डिवाइस। ओके, डिजिटल एविडेंसेस आर अगेन सच ए सिग्नेचर जो डिस्प्यूट नहीं कर सकते आप। आपका अगर फोन मिल गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, दे विल एक्सट्रैक्ट ऑल योर फुटप्रिंट्स। मेरे से फुटप्रिंट्स जो आप डिस्कस ब्राउज किए हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो आप व्हाट्सएप कितना व्हाट्सएप कॉल किए हैं, वो ऑडियो कॉल था कि वीडियो कॉल, आप यू कुड हैव डिलीटेड दैट, फिर भी पुलिस कैन आइडेंटिफाई, जब पुलिस चाहे वो निकाल सकता है, आइडेंटिफाई आप व्हाट्सएप कॉल किए कि नहीं। अच्छा, ओके, ओके, इज समथिंग कॉल्ड एज CDR, हाँ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। उसके अलावा और एक भी होता है IPDR, ओके, वो इंटरनेट का होता है। आप वॉइस कॉल को बंद कर सकते हैं आप, लेकिन इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल खुद आप कर सकते हो जी। आप बोलोगे आई वॉज नॉट इन टच विद एनीवन, आई वॉज ब्लैंक, देखिए मेरा कॉल देखिए कोई कॉल नहीं लगा था, लेकिन व्हाट्सएप कॉल किए होंगे आप, तब IPDR जो है ना वो प्रूव करेगा कि आप इस सिम कार्ड का और इस मोबाइल पर क्या क्या सिम कार्ड है, इस सिम कार्ड को यूज करके आप कोई भी इंटरनेट यूज किए हैं, कौन सा वेबसाइट को एक्सेस किए हैं आप, वो वेबसाइट क्या पोर्ट नंबर से कनेक्ट हुआ है। पोर्ट नंबर मतलब आप अगर चार्ज करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक पोर्ट होता है,
अच्छा। ओके, अगर आप कॉल करना चाहते हो उसके लिए स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है, वो आईपीडीआर में वो दिखेगा कि आप इंटरनेट को कनेक्ट करके कौन सा पोर्ट को एक्सेस किए हैं आप, ओके तब पता चलेगा कि आप फोन किए, मैसेज किए, कॉल किए, जी वो पता हो जाएगा। जी। सर ऐसी जब घटनाएं घटती है तो फॉरेंसिक के नजरिए से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें रहती है जिनको आप ढूंढते हो? एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। व्हेन यू से आप ढूंढते हो, इसमें एक चीज और है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं ना, हर फोरेंसिक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट क्राइम सीन पर नहीं उतरते हैं। अच्छा। वो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं। दिल्ली में भी क्राइम सीन ऑफिसर्स हैं, ओके, वो होते हैं क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो फोरेंसिक बंदे होते हैं, लेकिन वो फोरेंसिक लैब में काम नहीं करते हैं। अच्छा। दे आर बिटवीन द फोरेंसिक लैब एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ओके ओके। ओके, क्राइम सीन यूनिट होता हाँ जी है, हाँ जी। वो क्राइम सीन पर आकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हेल्प करने के लिए क्या क्या एविडेंस उसको आइडेंटिफाई करना है, वो वो कलेक्ट। आइडेंटिफाई करेंगे पहले। उसके बाद में जो कुछ फोटोग्राफ वीडियोग्राफ करना है भारतीय नागरिक संहिता के हिसाब से, जी। वो सब फोटो वीडियो करेंगे। उसके साथ उसको पिक करेंगे, पैक करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। वो सब करने के बाद उसको डिस्पैच करेंगे फोरेंसिक लैब के लिए। वो पूरा जिम्मेदारी एक स्पेसिफिक ऑफिसर का होता है, वो पूरा फोरेंसिक्स को वो जानता है। अच्छा। फोरेंसिक्स में अलग अलग तरीके का एविडेंस होता है, मेटेरियल एविडेंस होता है, बायोलॉजिकल एविडेंस होता है, केमिकल एविडेंस होता है, डिजिटल एविडेंस होता है, सब अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एविडेंस है। उसको आइडेंटिफाई करना, पैक करना, सीज करना अलग अलग तरीका है। वो सब वो क्राइम सीन ऑफिसर जो होता है ना, उसको पता होता है। सो फॉर दैट क्राइम सीन ऑफिसर एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज एक्सेप्शनल। सर आपने अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो दिल्ली में जो जिस प्रकार से जो भी कुछ हुआ उसको आप किस तरीके से? जो हुआ अनफॉर्चुनेट है, देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू लुक एट इट। ओके, इट कुड बी पॉलिटिकल, इंटेलिजेंस, और जो भी आप डिस्कस करते हैं वो अलग बात है जी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स के जो स्पेसिफिक मुद्दा उठाए हैं, एवरी पुलिस इज वेरी केपेबल at this point in time in India. There is no exception for any police that okay they are not doing good. अपना अपना लोकल कल्चर के लिए, अपना अपना लोकल ट्रेंड्स ऑफ क्राइम के लिए सब पुलिस अभी तैयार है। सिमिलर टू दैट दिल्ली पुलिस जो है, दे आर दी बेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी वो जो यूज कर रहे हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा एक्शन लो, प्रूव करो करके, there is nothing which can stop any police sitting in Delhi. ये लेकिन प्रूव हो सकते हैं। जबरदस्त हो सकता है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया जो बच्चे लोग अंडर एज है, मतलब 18 एंड बिलो, ओके, उस पर कोई सीरियस एक्शन मत लो। लेकिन सर अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी सरकार ने भी आश्वासन दिया है अभी जो सीजेपी के नेता थे उनको कि हम जो भी उनके ओर एफआईआर दाखिल किए गए हैं इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, तो हम पीछे लेंगे। क्या इससे पुलिस दल का या फिर जो भी सुरक्षा एजेंसी जो वहाँ पे जो काम कर रही थी, जवान जो वहाँ पे काम कर रहे थे, मिलिट्रियंस थे वहाँ पर, क्या उनका मनोबल कम नहीं होगा? सर मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। मैं सिर्फ फोरेंसिक्स के बारे में मैं आंसर कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें फॉरेंसिक का काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। ओके, एक्सपर्ट्स आर एक्टिवेटेड, एविडेंसेस, लोड्स एंड लोड्स ऑफ एविडेंसेस वो आ चुके हैं, बीट बी सीसीटीवी एविडेंसेस या मोबाइल फोन से जो खींचे हैं ना, वो सब आ चुके हैं। पुलिस टू हैव अ डिटरेंस इफेक्ट कि जो लोगों को उसको उठा के लेके गए थे उसका भी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल के ये बोल रहे हैं कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो कैसे उठाए उन सबको? बिकॉज ऑफ एविडेंसेस। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, कई सारे अभी यहाँ पर जो थे वहां पर माइनर बच्चे ही थे, ठीक है, 17-18 साल के थे कई सारे, और जिनको पता ही नहीं चलता कि हम इस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे। आप जो, तो मुझे ये बताए फॉरेंसिक के हिसाब से ये कैसे खुद को बचाएगी या फिर ऐसे जो क्राइम घट रहे उससे खुद को कैसे दूर रखेगी? इंस्टेड ऑफ फोरेंसिक एस्पेक्ट टू दिस, लीगल एंगल से बात कर लेते हैं। जी, बिकॉज आई एम आल्सो एडवोकेट। बिल्कुल। जो अभी हुआ है, एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके।
अगर आप लॉ को पढ़े हैं ना पढ़े हो, हम्म, ये एक्सक्यूज नहीं होता है कि मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था, हम्म, मुझे ये पता नहीं था कि अगर मैं कोई गन लेके किसी को शूट कर दूं हम्म, वो गलत है करके मुझे पता ही नहीं था करके, हम्म, वो एक्सक्यूज थोड़ी ना होता है। ओके, 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 सो इसीलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। लेकिन हम्म, जो लॉ लागू है हम्म, दैट इज फॉर अडल्ट्स, ओके, चिल्ड्रन के लिए और अंडर एज के लिए ओके, अलग सा ही लॉ है। अच्छा, जो भी लॉ अभी चालती में है, हम्म, चालू, हम्म, वॉट एवर इज एक्शन टू बी टेकन, हम्म, आराम से ले सकते हैं, सब आराम से ले हो सकते हैं। सकता है, अच्छा, एंड जो भी लॉ बना हुआ है ना, हम्म, जो एक्सेप्शंस आर गिवन फॉर द अंडर एज, हम्म, there are few kind of crimes हम्म, which doesn't have any exceptions. हम्म, Okay, after the Nirbhaya's जी, case, जी, lot of things are developed. जी, अगर हमको ये मानना है कि तुम 18 years ना हो हम्म, लेकिन तुमने जो काम किया है ना वो कोई नो हम्म, adult से कम नहीं, हम्म, अगर ऐसा मानना है हम्म, तो उसका लॉ अलग अलग है। हम्म, सो लीगल तरीके से अगर हम देखे जाए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। उसने कर लिया, मैं भी कर लिया, हम्म, ये नहीं हो सकता है। ये आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि आप सिर्फ मुझे क्यों पकड़े हैं, उसको उसके क्यों नहीं पकड़े हैं। जी, अगर आप हेलमेट नहीं पहन के आप गाड़ी चला रहे हो हम्म, तो पुलिस पकड़ लेगा, आप फाइन पे करोगे या पुलिस से ये पूछोगे वो देखो वो भी नहीं पहन रहा है, उसको क्यों अच्छा, नहीं पकड़ा है। अच्छा, हाँ, तो ये आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जी, जो भी तुमने किया है हम्म, वो गलत होगा हम्म, तो लीगल एक्शन बनना ही पड़ता। जी, अगर कितना डेप्थ तक पुलिस जाएंगे, कितना वाइडली हम्म, कोर्ट उसको देखेंगे, वो प्रशासन का और लीगल का क्वेश्चन है। जी, लेकिन जो भी हो रहा है, आई वुड अर्ज हम्म, द पीपल हु वांट टू गेट इनटू दिस, हम्म, डोंट इग्नोर द लॉ, हम्म, be responsible, be responsible citizens, हम्म, okay, and you cannot take an excuse, उसने किया मैंने कर दिया, मुझे लगा मैं कर दिया, जी, वो सब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। बी रेस्पॉन्सिबल, अगर आपको कोई सीरियस मुद्दा है हम्म, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए हम्म, अलग अलग तरीका है, हम्म, लीगल तरीका है, लीगल लीगल जी, तरीका है। इसलिए संवैधानिक तरीके से सब हाँ, करना चाहिए, तो ये तरीका नहीं होता है। सो आई अर्ज द यंगस्टर्स टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड बी लॉफुल। शुक्रिया सर, बहुत आपने वक्त दिया हमें। थँक यू। तर आपण फणींदर सरांशी बोललो, त्यांनी त्यांचे मतं जे आहेत तर ते आपल्या आपल्या पद्धतीनं मांडलेले आहेत. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचं किंवा कायद्याचं ज्ञान नाही म्हणून तुम्ही कुठल्याही पद्धतीचा गुन्हा करू शकत नाही. कायदा हा सर्वांसाठी समानच आहे. हां, परंतु अशा ठिकाणी जाताना काय काळजी घ्यायला पाहिजे ते सुद्धा त्यांनी सांगितलंय. तुर्तास थांबूयात आपण. धन्यवाद.